नेक्स्ट चैप्टर है अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मास लेवल या लार्ज लेवल पर जब प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन को करने के लिए रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी वस्तु के निर्माण की लागत में मटेरियल का इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करके हम टोटल कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन्वेंट्री की कॉस्ट को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, या इसको यूँ कहें कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी है, किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है। तो नॉर्मली इनको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सेकंड है स्टॉक लेवल्स, थर्ड है आपका प्राइसिंग ऑफ इश्यूज और फोर्थ है मटेरियल टर्नओवर। पहले हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मितव्ययी आदेश मात्रा। इसका तात्पर्य आदेश की उस मात्रा से जिसके देने से अल्टीमेटली सामग्री के प्रयोग की लागत न्यूनतम हो जाए। यहां में सीखना है कि जब माल परचेज किया जाता है, माल परचेज करने के लिए ऑर्डर प्लेस किया जाता है, तो उस ऑर्डर की साइज क्या हो। साइज की जब हम बात करते हैं तो साइज ऑफ ऑर्डर आपका 2 प्रकार का हो सकता है। बिग ऑर्डर, स्मॉल ऑर्डर। बिग ऑर्डर मतलब बल्क में आपने माल एक साथ परचेज कर लिया। स्मॉल ऑर्डर का मतलब छोटी छोटी जरूरत के हिसाब से हमने माल परचेज किया। ये हमारे घर की भी प्रॉब्लम है, व्यवहारिक समस्या है। घर में भी हम कोई चीज़ खरीद के लाते हैं तो कई तरह के लोग हैं दुनिया में। कुछ लोग साल भर का अनाज इकट्ठा खरीद लेते हैं, मतलब बिग ऑर्डर। कुछ लोग जरूरत के हिसाब से 15 दिन का, महीने का या 1 बोरी के हिसाब से अनाज परचेज करते हैं, मतलब स्मॉल ऑर्डर। तो जो लोग बड़ी मात्रा में सामग्री का क्रय करते हैं उनके अपने फायदे अपने नुकसान हैं, और जो जरूरत के हिसाब से या छोटी मात्रा में माल का क्रय करते हैं उनके अपने फायदे नुकसान हैं। तो हमें वही चीज़ देखनी है कि आदेश का आकार जब बड़ा होता है तो उससे मिलने वाले लाभ क्या हैं, उसके एडवांटेज क्या है, मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं। सबसे पहली बात, जब हम बल्क में माल परचेज करते हैं तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमें मिलता है परचेजर की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, मोल भाव करने की शक्ति बढ़ जाती है। बल्क में जब माल परचेज किया जाता है तो पर यूनिट कॉस्ट जो है आपकी रिड्यूस हो जाती है। ये हमारा व्यवहारिक अनुभव है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमारा। बल्क में जब हम कोई माल परचेज करते हैं तो बार्गेनिंग पावर बढ़ती है। बार्गेनिंग पावर बढ़ने का इंपैक्ट ये होता है कि हमारी कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। बाजार में कुछ भी लेना, आप गए एप्पल पर खरीदने गए, 1 किलो एप्पल परचेज करना है तो भाव ये लगेगा, लेकिन वहीं अगर आप 10 किलो की क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं तो आप व्यवहारिक अनुभव है आपका, रेट आपकी रिड्यूस हो जाएगी। जब बल्क में माल परचेज किया जाता है तो बार्गेनिंग पावर बढ़ती है। बार्गेनिंग पावर बढ़ने का इंपैक्ट ये होता है कि आपकी कॉस्ट पर यूनिट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। लेकिन नुकसान क्या है? बल्क में जब आपने माल परचेज कर लिया तो उसकी होल्डिंग कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है, ऑब्सोलेंसेस कॉस्ट बढ़ जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ जाता है, ये लागतें आपकी बढ़ जाती हैं। आपने साल भर का रॉ मटेरियल इकट्ठा परचेज कर लिया तो आपकी कैपिटल ब्लॉक हो गई। उसके लिए आपको गोडाउन चाहिएगा, रेंट पे करना पड़ेगा, इंश्योरेंस करना पड़ेगा, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा हो सकता है, वॉचमैन का कॉस्ट हो सकता है। ये लाभ है, ये हानियां हैं। इसी तरह से जब इन हानियों से बचने के लिए क्या करेंगे कि भाई आदेश का आकार छोटा रखें, जरूरत के हिसाब से माल परचेज करें, तो यहाँ जो हानियां हैं, यहाँ जो डिमेरिट्स हैं वो यहाँ मेरिट्स बन जाएंगी। इन हानियों से आप बच जाओगे, होल्डिंग कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी क्योंकि आपने छोटी छोटी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल परचेज किया है, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगेगा। लेकिन ये जो बेनिफिट मिल रहा था, ये जो मेरिट थी, ये जो लाभ था, वो लाभ से आप वंचित होना पड़ेगा, यहाँ वो चीज़ हानि हो जाएगी। छोटी मात्रा में जब माल क्रय किया जाता है तो बार्गेनिंग पावर नहीं होती है, फिर वहाँ पर आपको विक्रेता की शर्तों पर ही माल का क्रय करना पड़ता है। उसका प्रभाव ये होता है कि आपकी कॉस्ट पर यूनिट जो घट सकती थी वो घट नहीं पाएगी आपकी, है ना। तो बड़े आदेश से मिलने वाला लाभ और छोटे आदेश से होने वाली हानियों के बीच में एक ऐसा कॉम्बिनेशन पता किया जाता है जहां पर कि लागत जो है न्यूनतम हो जाए। इसको हम कैसे पता करें? ये टेक्निक आपके कहलाएगी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मितव्ययी आदेश मात्रा, आर्थिक आदेश मात्रा। डिफाइन इसको कैसे करेंगे कि आदेश की मात्रा का वह आकार जिसके देने से सामग्री के प्रयोग की कुल लागत न्यूनतम हो जाए। तो हमें उस आदेश की मात्रा का स्तर ज्ञात करना है जिसको देने से हमारी लागत न्यूनतम हो जाए। तो कितने तरीके से या किस प्रकार से हम EOQ पता कर सकते हैं? तो यहां जो मेथड्स अवेलेबल हैं वो 3 है। फर्स्ट मेथड कहलाता है टेबुलर मेथड, डिटेल्ड मेथड, जहां एक एक चीज आपको क्लियर है, समझ में आएगी कि हाँ भाई ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। दूसरी बात
ग्राफिकल मेथड, और तीसरा है बाय फॉर्मूला। टेबुलर मेथड किस तरह से काम करेगा इसको समझें। जब हम ईओक्यू की बात करते हैं तो बेसिकली कुल लागत ज्ञात करने के लिए हमें तीन चीजों को कंसिडर करना पड़ता है। हाउ टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, सामग्री जो वर्ष भर में प्रयोग में ली गई, कच्चा माल जो साल भर में काम में लिया गया, उसके प्रयोग की कुल लागत में किन किन चीजों को हम शामिल करेंगे। सबसे पहली बात कॉस्ट ऑफ परचेज, दूसरा होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, और थर्ड होता है होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ परचेज, क्रय की लागत, क्रय मूल्य, जो माल आप परचेज कर रहे हो उसका क्रय मूल्य क्या है। यहां हम जब डिफाइन करते हैं तो ये बात कही जाती है बल्क में जब माल परचेज किया जाता है तो बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, लेकिन जब हम ईओक्यू की कैलकुलेशन करते हैं तो एक हमारी बेसिक एजम्पशन रहती है कि क्रय का आदेश कितनी भी मात्रा का क्यों ना हो, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, आपका वस्तु का प्रति इकाई जो मूल्य है वो स्थिर रहेगा। प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल लेवल ऑफ साइज ऑफ ऑर्डर। आपका आदेश का स्तर कुछ भी नहीं हो, चाहे आप 100 यूनिट परचेज करें चाहे 1000 यूनिट परचेज करें, आपका वस्तु का जो प्रति इकाई मूल्य कॉस्ट पर यूनिट जो है इट रिमेन कांस्टेंट, ये स्थिर रहेगा। बल्क में माल परचेज करने पर भी वो कम नहीं होगा, है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ईओक्यू की कैलकुलेशन में हमारी एजम्पशन रहेगी। दूसरी बात आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट में हम किन चीजों को शामिल करेंगे। जब आदेश दिया जाता है तो कुछ लागतें आपकी लगती हैं, लाइक टेलीफोनिक चार्जेस। आदेश जब आप दे रहे हैं तो आपको टेलीफोन करना पड़ता है या मैसेज भेजना पड़ रहा है, रजिस्टर्ड पोस्ट से आपने मेल किया, डाक भेजी, किसी स्पेशलिस्ट को बुलाया, उस स्पेशलिस्ट को आपने फीस पेमेंट की, माल जब रिसीव होता है उसको इंस्पेक्ट करना पड़ता है, रिसीव करना पड़ता है, तो उसके लिए जो एम्प्लॉय अपॉइंट किए गए उनकी सैलरी का खर्चा है ना। ये जो लागतें हैं आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट में इंक्लूड की जाती है। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी भी इसमें इंक्लूड होगा। 10 तरह की फॉर्मेलिटीज होती हैं, उनकी लागतें भी ऑर्डरिंग कॉस्ट में आएगी। तीसरी जो लागत आती है वो आती है होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट। ये चीज इंपॉर्टेंट है। होल्डिंग मतलब भंडारण की लागत या संभाल कर रखने की लागत, संग्रहण लागत, कि जो माल आप अपने स्टोर में संभाल कर रख रहे हैं उसके पीछे आपको कितना खर्च करना पड़ रहा है। इसमें क्या चीज आ जाएंगी, रेंट ऑफ गोडाउन, इंश्योरेंस, ऑब्सोलेंसेस कॉस्ट और सैलरी ऑफ वॉचमैन, स्टोर कीपर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लाइक दिस। इस तरह के आइटम जो हैं आपके कैरिंग कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं। इन दोनों लागतों पर आपको फोकस करना है क्योंकि ये तो साइलेंट हो गया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहे 100 यूनिट करके माल परचेज करें चाहे 1000 यूनिट, मान लेते हैं हम साल भर में आपको 1000 यूनिट चाहिए तो 1000 यूनिट एक साथ खरीद लें, चाहे 100 यूनिट या 50 यूनिट करके आप माल परचेज करें, चूंकि प्राइस तो सेम रहना है तो ये तो चीज कॉन्स्टेंट हो गई, इसका रोल खत्म हो गया। हमें इन दोनों चीजों को फोकस करना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, अगर आपने साल भर का माल इकट्ठा एक बार में ही परचेज कर लिया, यू हैव टू सफर दिस कॉस्ट सिंगल टाइम इन अ ईयर। अगर साल भर का माल आप कच्चा माल एक बार में परचेज कर रहे हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको एक बार ही सफर करनी पड़ेगी, तो ये लागत तो एक बार ही लगी आपकी। लेकिन जब होल्डिंग, उसको संभाल कर रखने की लागत की बात आती है, कैरी करने की बात आती है, होल्ड करने की बात आती है, तो ये लागत आपकी बढ़ जाती है। तो इन दोनों में रिवर्स रिलेशन है, ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज घट जाएगी और ये चीज घटेगी तो वो बढ़ जाएगी। आपने कहा भाई ये होल्डिंग कॉस्ट तो हमारी बहुत ज्यादा आ रही है तो हम एक साथ इतना माल परचेज नहीं करेंगे, साल भर का नहीं खरीद के हमने 2 लॉट में उसको परचेज कर लिया, 6-6 महीने का कंजम्पशन के बराबर आपने माल परचेज कर लिया, तो ये लागत आपकी डबल हो गई, ये लागत आपकी थोड़ी कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे आदेश के आकार को आप घटाओगे ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी बढ़ेगी और ये आपकी जो कैरिंग कॉस्ट है वो कम होती चली जाएगी। तो एक लेवल ऐसा आएगा जहां पर ये आकर या तो बराबर हो जाएगी या लगभग बराबर हो जाएगी, तो वही लेवल आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहलाएगा कि हाँ हमें अब आदेश के आकार को और छोटा नहीं करना है, आदेश के आकार को तब तक हमें घटाना है जब तक कि ये दोनों लागतें बराबर या लगभग बराबर नहीं हो जाए। घटने की स्पीड होगी, बढ़ने की स्पीड होगी। तो जब लाभ
होना कम हो जाए, हानि जो होना चालू हो जाए आदेश को घटाने से, तो उस लेवल पर आपको आकर रुक जाना है। ये किस तरह से होगा, एक एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको। ये हमारा एक एग्जांपल मान लेते हैं, एक फैक्ट्री है जो कुछ रॉ मटेरियल यूज में ले रही है, उसका एनुअल डिमांड हम मान लेते हैं 2400 यूनिट से, 2400 यूनिट का उपयोग कर मान लेते हैं, एग्जांपल है। तो ये जो यूनिट्स परचेज की जा रही हैं उनका कॉस्ट पर यूनिट जो है वो मान लेते हैं हम 30 रुपए। कैरिंग कॉस्ट संभाल कर रखने की लागत है। नॉर्मली इसका रिलेशन वस्तु की प्रति इकाई मूल्य के आधार पर फिक्स कर लिया जाता है, पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मान लेते हैं ये 5% आ रहा है। ऑर्डरिंग कॉस्ट मान लेते हैं 50 रुपए पर ऑर्डर। एक बार में जब आप आदेश देते हो, फोन करते हो, मेल करते हो, 50 रुपए हमने मान लिया खर्च हमारा हो जाता है। तब हमें पता लगाना है कि उस उत्पादक के द्वारा एक बार में कितना माल क्रय किया जाना चाहिए। भाई एक तो तरीका ये है कि 2400 यूनिट आप एक बार में परचेज कर लो, बार्गेनिंग पावर आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपकी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। साल भर आपको 2400 यूनिट संभाल कर रखनी पड़ रही है। तो दिखती बात है, गोडाउन होगा, गोडाउन का आपकी कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी, इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, मेंटेनेंस, ऑब्सोलेंसेस कॉस्ट भी होती है, कुछ चीज़ ज़्यादा पुरानी होती है तो रिस्क बढ़ जाती है ना। तो अब हमें यहाँ पता लगाना है कि एक बार में हमें कितनी यूनिट का आदेश देना है। आदेश का वो आकार जिसके देने से सामग्री के प्रयोग की लागत, कुल लागत जो है वो न्यूनतम हो जाए। कैसे पता लगाएं? फर्स्ट हम यूज में ले रहे हैं टेबुलर मेथड। कैसे? ये टेबल बनाई हमने, एनुअल डिमांड 2400 यूनिट। यहां हमने लिया नंबर ऑफ ऑर्डर्स। आपने सारा माल एक बार में परचेज कर लिया, एक बार में परचेज कर लिया तो साइज ऑफ ऑर्डर क्या होगा आपका, कितनी यूनिट मिलेंगी आपको एक बार में? पूरा पूरा माल मिल गया 2400 यूनिट का, 2400 यूनिट आ गई, एक बार में परचेज कर लिया। तो अब दो चीजें हमें इसमें देखनी है, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि मैंने बताया जब हम ईओक्यू की कैलकुलेशन करते हैं प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। ये हमारी एक अजम्पशन रहती है कि चाहे आदेश का आकार बड़ा क्यों ना हो, प्राइस आपका वही लगेगा, कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन कांस्टेंट। यहां आएगी आपकी कैरिंग कॉस्ट, ये आ जाएगी ऑर्डरिंग कॉस्ट और ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, ये आ जाएगा आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक बार में आपने सारा का सारा रॉ मटेरियल परचेज कर लिया तो ऑर्डरिंग कॉस्ट केवल एक बार सफर करनी पड़ेगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने क्या लिया है, एक बार आप आदेश देते हो तो 50 रुपए आपके खर्च होते हैं। इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का जो कंसेप्ट है, इट इज बेस्ड ऑन एवरेज इन्वेंट्री। औसत रूप से आपने कितनी यूनिट होल्ड की। ये 2400 यूनिट आपने परचेज कर ली, मान लिया आपका कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग हिसाब किताब हो रहा है तो 1 जनवरी को आपने 2400 यूनिट परचेज कर ली और ये एनुअल डिमांड है आपकी। एक ये भी एजम्पशन रहती है कि आपका जो एनुअल डिमांड है वो फिक्स रहेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका फिक्स रहेगा। तो 2400 यूनिट साल भर में कंज्यूम होनी है, 1 जनवरी को ये माल आ गया। एक एजम्पशन इसमें भी ये होती है जैसे ही आपका माल खत्म होता है तुरंत माल आपको डिलीवर नेक्स्ट डे हो जाता है, आपका वो निल है। रीऑर्डर पीरियड, आदेश देने के पश्चात माल प्राप्त होने में लगने वाला समय वो निल है, ये एक एजम्पशन रहती है इसमें। तो 2400 यूनिट आपने परचेज कर लिया 1 जनवरी को, 31 दिसंबर तक चलेगी। तो अगर ये पूछा जाए कि ऑन एन एवरेज कितनी इन्वेंट्री, कितनी यूनिट्स आपके गोडाउन में रहेगी, आपका क्या जवाब होगा? क्या कहोगे आप? औसत रूप से कितनी इन्वेंट्री गोडाउन में रही? तो औसत हमेशा कैसे निकालते हैं? एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। मैं अगर एक एग्जांपल आपको दूं कि आपके पापा आपको महीने के 600 रुपए देते हैं, बेटा 600 रुपए रख ले, मोबाइल रिचार्ज कराना है, गाड़ी में पेट्रोल डलाना और छोटे मोटे खर्चे वो 600 रुपए में पूरा कर लेना। महीना मान लेते 30 दिन का, ऑन एन एवरेज 30 दिन का महीना होता है। तो 600 रुपये आपको पहली डेट को मिल जाता है हर महीने की। तो मैं आपसे पूछूं कि आपकी जेब में औसत रूप से कितना पैसा रहता है, तो क्या जवाब होगा आपका? ऑन एन एवरेज आपकी जेब में कितना पैसा रहता है और कोई सोर्स नहीं है आपके पास पैसा प्राप्त होने का, तो हमारा जवाब क्या होगा कि सर मेरी
जेब में ऑन एन एवरेज 300 रुपये रहते हैं। 300 रुपये कैसे रहते हैं कि पहली डेट को 600 रुपये आ गए, वो कंटिन्यूसली खत्म होंगे, है ना। हो सकता है किसी दिन ज्यादा खर्च हो जाए, हो सकता है 4 दिन आपने कोई खर्च ही नहीं किया, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन ये चीज फैक्ट्री में तो लागू नहीं होगी, फैक्ट्री में तो कंटिन्यूस प्रोडक्शन हो रहा है। तो जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन है 100 यूनिट रोजाना काम में आ रही है, तो 100 यूनिट रोजाना काम में आएंगी, है ना। तो एवरेज हमेशा निकाला जाता है ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस बाय 2। ओपनिंग डेट को 2400 यूनिट थी, क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर आई, 0 यूनिट हो गई, डिवाइड बाय 2, यानी ऑन एन एवरेज आपने 1200 यूनिट को होल्ड किया, संभाला। तो जितना भी आदेश है एवरेज इन्वेंट्री होगी उसकी 1/2। 1200 यूनिट आपने संभाली। 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है? 1 यूनिट का कॉस्ट है आपका 30 रुपया, और होल्ड करने की कॉस्ट कितनी आती है? 5%। कैलकुलेट कर लो इसको, कितना होता है? 1200 इंटू 30, कैलकुलेट करके बताओ। 1200 इंटू 30 का 5% कितना आता है? 1800 रुपये ये लग गए। तो 1800 रुपये तो कैरी करने की कॉस्ट आ गई, 50 रुपये ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी, तो कुल लागत आपको अतिरिक्त रूप से जो वहन करनी पड़ रही है, सफर करनी पड़ रही है, दैट इज 1850 रुपीज। ये फिगर आपको नजर आ रहा है, काफी बड़ा है। तो नजर आता है 1800 रुपये, इसमें कमी की जाए तो इसको कम करने के लिए क्या किया कि आदेश के आकार को घटा दो। जो माल आपने एक बार में परचेज कर लिया उसको हम 2 बार में परचेज कर लेते हैं। 2 बार में परचेज करोगे तो क्या होगा? एक बार में 1200 यूनिट, दूसरी बार फिर 1200 यूनिट, 6 महीने का माल आपने परचेज कर लिया। अब यही चीज आपको रिपीट करनी है हर बार। देखें क्या आता है। तो 1200 यूनिट का आपने आदेश दिया, तो ऑन एन एवरेज आपने 600 यूनिट को होल्ड किया, मतलब आदेश का आकार जो भी है उसका 50%, मतलब 1/2 आपका एवरेज इन्वेंट्री होगा, इंटू 30 इंटू 5%, 900। ये एक बार के 50 रुपए लगते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक बार के 50, आपने 2 बार ऑर्डर दिए साल में, तो ये कॉस्ट आपकी डबल हो जाएगी। 50 का डबल 100, कितना हो गया ये? तो देखो आपको नजर आ रहा है यहां पर, जब आपने साल भर का माल एक बार में परचेज कर लिया तो आपको 1850 रुपए एडिशनली पे करने पड़े, कॉस्ट ऑफ परचेज के अलावा, परचेजिंग प्राइस के अलावा। आपने इसको घटाने के लिए आदेश के आकार को घटा दिया। 6 महीने का आपने माल परचेज किया या 2 बार में माल को परचेज किया, तो आपकी लागत आपको नजर आ रहा है, जहां 1850 रुपए लग रहे थे, 1000 रुपए में काम हो गया आपका, 850 रुपए की सेविंग हो गई। और घटाकर देखते हैं कि आदेश के आकार को और छोटा करो। आपने 3 बार में माल परचेज किया, 3 बार में माल परचेज किया तो क्या होगा? 2400/3, एक बार में 800 यूनिट परचेज करो, मतलब यूं कह सकते हैं 4 महीने का माल हमने माल परचेज किया। 4 महीने का माल परचेज किया तो होल्डिंग कॉस्ट कितनी आएगी? 600 आ रहा है। ये आपका 3 गुना हो जाएगा। एक बार आदेश देते हो, एक बार ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपकी कॉस्ट आती है 50 रुपए। 3 बार आपने ऑर्डर प्लेस किया, इट विल टोटल कॉस्ट 150 एंड अल्टीमेटली इट वुड बी 750, 750 रुपए बचत हो रही है, 250 रुपए और कम हो गए। तो आदेश के आकार को तब तक घटाते रहना है आपको जब तक ये दोनों लागतें बराबर या लगभग बराबर नहीं हो जाए। एक स्थिति आएगी जब आपकी ये जो कमी हो रही है, यहाँ 900 रुपए की कमी आई, यहाँ 300 रुपए की कमी आएगी। एक सीमा ऐसी आएगी जब ये लागत घटने की जो दर है वो कम हो जाएगी और बढ़ने की दर बढ़ जाएगी। मतलब ये चीज जो 50 रुपए अभी बढ़ रहे हैं, ये उस समय आपको ज्यादा लगेंगे, तो वहां आपको आके रुक जाना है। हमने आदेश को और घटाया कि भाई 4 बार में हम इस माल को परचेज करते हैं। 4 बार में परचेज किया तो एक बार में कितनी यूनिट मिलेगी? 600। तो कैरी करने का कॉस्ट कितना आ गया? 450। ये लागत आपकी 50 रुपए बढ़ गई। 50 रुपए एक बार, 4 बार के 200 रुपए, तो कितना हो गया? तो 100 रुपए की कमी आई। और घटाओ, एक बार में 5 ऑर्डर दो, 5 ऑर्डर दो तो एक बार में कितनी यूनिट आएंगी? 480। 480 होल्ड करने की कॉस्ट निकाल लो। ये कितना आ जाएगा? 250। तो 4 2, कैलकुलेट सही करो, ये मेरे ख्याल से गलत है। $360 है ये। 360, 250 कितना हो रहा है ये? 3 2 5 610 रुपए। तो अभी भी 40 रुपए की कमी आई। आदेश के आकार को और छोटा करो, तो हमने 6 बार में माल परचेज किया। 6 बार में माल परचेज करोगे तो क्या होगा? एक बार में 400 यूनिट। 400 यूनिट एक बार में परचेज की तो होल्डिंग कॉस्ट कितनी आ रही है? निकालोगे 200, 6300 आ रहा है।
300, तो ये 300 रुपये, कुल लागत आ गई 600 रुपये। आदेश के आकार को और घटाओ, आपको तब तक घटाते रहना है जबकि कुल लागत में कमी आ रही है। एक सीमा आएगी जब ये बढ़ना चालू हो जाएगी। तो देखें 7 बार में परचेज किया, डिवाइड करो कितना आता है, 343 ले लेते हैं। 343 एक बार में आपने ऑर्डर प्लेस किया, एवरेज इन्वेंट्री कितना हो गया 1/2, और होल्डिंग कॉस्ट कितनी आ गई कैलकुलेट कर लें। 258 ले लेते, 258 ले लिया, और ये हो जाएगा अब आपका 350। 7 बार में आपने माल परचेज किया है तो ये लागत आपको 7 बार सफर करनी पड़ेगी। 350 ये ऐड कर लें कितना होता है 608 रुपये। तो यहाँ आपको नजर आ रहा है अब लागत बढ़नी चालू हो गई। तो इसके बाद हमें साइज ऑफ ऑर्डर को रिड्यूस नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, हमें यहां आके रुक जाना है। दिस इज योर ऑप्टिमम साइज ऑफ ऑर्डर, मीन्स यू हैव टू प्लेस 6 ऑर्डर्स इन अ ईयर एंड ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ ऑर्डर वुड बी 400 यूनिट। जब आप 400 यूनिट करके माल खरीदोगे तो कुल लागत कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ये टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मैंने आपको बताया जब हम कच्चे माल के उपयोग की कुल लागत ज्ञात करते हैं तो 3 चीजें उसमें इंक्लूड होती है, कॉस्ट ऑफ परचेज, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। तो तीनों ले लें यहां पर। कॉस्ट ऑफ परचेज, आपने 2400 यूनिट परचेज की, छोटे छोटे स्लैब्स में भले ही परचेज की हो, लेकिन अल्टीमेटली साल भर में 2400 यूनिट परचेज किए, 1 यूनिट की कॉस्ट 30 रुपये, तो कितना होता है 24 या 72 और 3 0, 72,000 हो गया। 2 चीजें ऐड होंगी इसमें, एक होगा आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, कितना ऑर्डर प्लेस किया आपने 6, एक बार में आपको 50 रुपये सफर करने पड़ते हैं, 6 बार के कितने हो गए 300 रुपये। और कैरिंग कॉस्ट, होल्ड करने की कॉस्ट जो है 2400 यूनिट, सॉरी एक बार में आपने कितना 400 यूनिट परचेज किए, तो एवरेज इन्वेंट्री हो गया 200 में आपका कैपिटल कितना ब्लॉक हुआ इंटू 30, और होल्ड करने का कॉस्ट कितना आता है 5%, कितना हो गया 200 इंटू 3 600, 6000 का 5% 300, तो 72,600। तो अल्टीमेटली 72,600 रुपये आपकी कॉस्ट आएगी जो साल भर में आपने रॉ मटेरियल यूज में लिया। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या है, आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वहां होगा जहां ये कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर या लगभग बराबर हो जाए, तो वो आपका ऑप्टिमम साइज ऑफ ऑर्डर होगा, अनुकूलतम आदेश का आकार, कि एक बार में हमें इतना रॉ मटेरियल परचेज करना है। इस स्थिति में आपकी वस्तु के प्रयोग, कच्चे माल के प्रयोग की लागत न्यूनतम हो जाएगी।